अच्छा, आप ये क्यों कहते हैं कि जो दलित नेता हैं वो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे तो हैं? पालकी नहीं ढो रहे हैं, वहाँ मंत्री बन के बैठा नहीं है। बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो 51 में निकाला था, हाँ। तो उसमें क्या कहा था कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से हमारा समझौता नहीं होगा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। पेज नंबर दिखा दूंगा मैं। जी, बोला है। बोला हाँ, है ना? बिल्कुल सहमत। हाँ। तो आप उस एक तो उसके टिकट पे चुनाव भी लड़ रहे हैं, लोग दलित लोग लड़ रहा है ना, हाँ। और जो नहीं लड़ रहे हैं तो साइड से आके उन्हीं का, वो तो हिंदू राष्ट्र की, अभी हिंदू राष्ट्र मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इलेक्शन में वही कह रहे थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। वैसे में अगर चिराग पासवान, अठावले और जीतन राम मांझी बाबा साहब का नाम लेके अगर हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है, जी। तो समझिए ना कि बाबा साहब को सर के बल यही लोग खड़ा किया है, जो आरएसएस के साथ सरकार बनाया है, जो उसमें मंत्री है। तो बाबा साहब के पूरे फिलॉसफी को खात्मा इन्हीं ने ही किया है। अठावले साहब का इंटरव्यू आपने देखा? नहीं देखा है। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है। हाँ। उन्होंने ये बोला कि जो नौकरी पा गए हैं दलित, उनको अपने बेटों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मतलब क्या आरक्षण? आरक्षण यही है। वो यही समझ है। इसमें तो जगजीवन बाबू को पढ़ना चाहिए। हाँ। आर्थिक आधार पे आरक्षण के खिलाफ जगजीवन बाबू मिनिस्टर होते बोलते थे। हाँ। कि आरक्षण को बर्बाद करने की साजिश है। हाँ। इसीलिए ना कह रहे हैं कि जो आरएसएस बात बोल रहा है वही जीतन ये भी बोल रहा है, अठावले और मांझी और ये सब। हाँ। है ना? हाँ, तो वो क्यों आरक्षण से चुनाव जीतते हैं? उनको किस कोटा पे मंत्री बनाया गया है? हाँ, दलित कोटे से। दलित कोटा था, दलित कोटा है ना, आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम थोड़ा ही है। हाँ। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे साथ भेदभाव नहीं होगा? होता है, होता है, होता है। ये तो एक मानसिकता है ना, जाति। हाँ। हम 11 किताब लिख दिए हैं, अब फर्जी कुंजी मार सब यहाँ पे प्रोफेसर बना फिर रहा है। हाँ। 4 प्रोफेसर के बराबर मेरे पॉइंट्स होंगे, तो हमारे हमको कहाँ एक भी किताब नहीं लिखे हैं सब। बने हुए हैं ना। हाँ, अरे हेड हैं, कुछ बने हुए हैं। तब तो मैं तो इतिहास, देखिए दिनकर की पंक्तियां है ना, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। कम से कम इस दौर में जब साहित्यकार, बुद्धिजीवी, कवि इस डर से कुछ ना लिख रहे हो ना बोल रहे हो, ज्यादातर लोग, कि कहीं साहब नाराज ना हो जाए, है ना, साहब नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ मिलना हो तो बंद ना हो जाए। कुछ लोग पद्मश्री का तगमा लेने के लिए भी जो है ना, लाइन में लगे हुए हैं। तो वैसे समय में एक इंटेलेक्चुअल का क्या काम होना चाहिए? असली वाला, सत्ता से सवाल करना, चाहे पत्रकार हो, वकील हो, टीचर हो, कवि हो, साहित्यकार हो जी। तो जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है उसके हिसाब से मैं सही काम कर रहा हूँ, भले इसके लिए जितना नुकसान मुझे उठाना पड़े, डजंट मैटर। आपको बुरा नहीं लगता है प्रोफेसर साहब जब बसपा के लोग आपको गालियाँ लिखते हैं? मैं पढ़ता हूँ, मतलब आप जरूर इस पर बोलें, क्योंकि आप अक्सर देखता हूँ इग्नोर करते हैं। नहीं, क्या बोलना है, जिसको जो रहेगा संस्कार जैसा रहेगा वही। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। मैं आ गया। हाँ। गांधी और अंबेडकर में बहुत मतभेद थे। हाँ। दोनों ने एक दूसरे को गाली दी? नहीं दी। नेहरू और अंबेडकर में बहुत मतभेद थे। हाँ। गाली दी किस? नहीं दी। जब मिलते थे कैबिनेट में, फोटो दिखा देता हूँ, जगजीवन बाबू सब लोग साथ बैठते थे ना, खाना खाते थे। हाँ। तो इस दलित राजनीति में गालीबाजों की फौज कहाँ से आई? पहले ये तय करना है। यार कहाँ से आए हैं? ये जैसे ही ये सब बाम से भी सब बना ना, उसी में ये सब ट्रेनिंग होता है। यही सब जितना ही दलित पार्टी सब है, ये सब कभी इसके पास देखें कि किताब का बहुत कैंप चलाता है, कभी बुक का लिस्ट देखें किस किताब पे चर्चा होनी है। तो गालीबाजों की फौज, ये दलित आंदोलन जो नॉर्थ इंडिया में शुरू हुआ, ये वाला 80 के दशक से, वहीं से आई है। तो इनके पास जो रहेगा वही देंगे ना। इनके आपने देखा, मैं किसी को गाली नहीं देता। मेरे मतभेद हो सकते हैं। हाँ। और आपने सवाल अभी दिलीप साहब पूछा, मैंने आप प्यार से जवाब दे दी, कोई तल्ख टिप्पणी नहीं। बिल्कुल। तो ये बताओ, गालीबाजों की फौज आई कहाँ से? यही माँ बाप को भी गाली देता होगा, नौकरी तो मिल नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 1000-2000 रुपया पे दिहाड़ी पे गाली देने के लिए रखा जाता है। भाई जब बीजेपी आरएस से मंत्री बना सकती है तो 2-4-5 हजार रुपये इन बेरोजगारों को नौकरी पे नहीं रख सकती है? गाली देना है किस किस को जी? कर सकती है ना। नहीं, बुरा लगता है कि नहीं? नहीं, हमको जानते हैं कि समाज का हालत यही है। इनको तो कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ा ना। भाई बाबा साहब महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरे अस्पृश्य समाज के लिए किया। ये लोग कौन क्रांति कर रहा था यहाँ पे?
बिल्कुल। तो इनको फ्री में मिला, फ्री में जा रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर मजदूरी करेंगे 10 साल बाद। हाँ। 10 साल बाद हम तो ओल्ड पेंशन में हैं, मुझे तो पेंशन मिलेगा। तो ये तो बेगारी करेगा ये सब। तो इनको गाली की ट्रेनिंग, पार्टी प्रोग्राम सब होता है ना, या एक अलग से कोई और कैंप लगता होगा दूसरे पार्टी का, जिसमें 2-2 हज़ार बढ़ता होगा, बोले इन लोगों को गाली देना है, तो उससे मेरे ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं है जी। वो उनके ऊपर रिफ्लेक्शन है कि अगर मुझे गाली दे, अपने माँ बाप को भी गाली देता हो। ठीक है, तो वो तो संस्कार ट्रेनिंग का सवाल है। देखिए हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं, इतना तो आप जानते हैं, सब जानते हैं कि डरते किसी से ना है ना। जब मैंने कहा था कि इंटरव्यू में दलित मत बोलो, दबंग बोलो, और दबंग बौद्धिक रूप से भी, अदरवाइज भी, अदरवाइज भी। मेरा इतिहास जानना है तो जरा बिहार में पता कर लीजिएगा। तो कायर तो नहीं हूं ना भागने वाला हूं। तो ऐसे गालीबाजों से आप क्या करोगे? योद्धा, कोई वीर योद्धा रहेगा तब ना लड़ेंगे। जैसे आपने गिरफ्तारी करवाई हमारी, तो योद्धा आई सरकार के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल। ये 2 चवन्नी छाप टुचे पुचे, वो क्या हम उससे एंगेज होने जाएंगे? न वो लिखता है, न पढ़ता है, न समझने की कोशिश करता है, वो सब दिहाड़ी पे काम करता है। अच्छा प्रोफेसर